में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। आज की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो आपको हम बताएंगे कि एविएशन के क्षेत्र में क्या कुछ बड़ी बातें कही प्रधानमंत्री ने आज एक बड़े मंच पर। इसके अलावा आपको बात बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा रहा आज का दिन भर का सियासी हलचल। होगी बात प्रधानमंत्री के सीजीआई के घर पूजा में जाने को लेकर, क्यों मचा है आखिर विवाद। इसके अलावा आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में क्यों अपराधियों की जात को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नागरिक उड्डयन विषय पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। सेक्टर के विस्तार के लिए देशों के बीच अधिक सहयोग पर दिया बल। एक दशक में भारत में विमानन क्षेत्र में हुई प्रगति का किया जिक्र। बैठक में अपनाया गया दिल्ली घोषणा पत्र। सीजेआई के साथ पीएम मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने पर विपक्ष की सियासत। भाजपा का जोरदार पलटवार, दिलाई इफ्तार पार्टी की याद। कहा मनमोहन सिंह की इफ्तार में केजरीवाल कृष्णन शामिल हों तो सेकुलर और न्यायतंत्र सुरक्षित। पीएम मोदी पूजा में भाग लें तो न्यायतंत्र से समझौता। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित बयान पर भाजपा का तीखा हमला। संबित पात्रा ने बयान को बताया देश विरोधी। कहा विदेशी धरती से देश को जाति और धर्म में बांटने की कर रहे हैं कोशिश। करोड़ों भारतीय हुए आहत। सपा मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर भड़का संत समाज। कहा सिखाएगी सबक। अखिलेश ने कथित तौर पर मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की। भाजपा ने साधा निशाना, बताया माफिया की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले लोग। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। हरियाणा में कांग्रेस ने 90 में से 89 सीट पर उतारे उम्मीदवार। सीपीएम के लिए छोड़ी भिवानी की सीट। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में दुनिया ने देखी भारतीय वायुसेना की ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ने मित्र देशों के साथ रक्षा संबंधों को किया मजबूत। 90 देशों में सैन्य साजो सामान का किया जा रहा निर्यात। नहीं रहे वामपंथ के धुरी सीताराम येचुरी। 72 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे, एम्स में चल रहा था इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। येचुरी को बताया लेफ्ट के प्रणेता। पेरिस पैरालंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 मेडल के साथ शानदार प्रदर्शन करने पर दी बधाई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज मामले में सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्यागपत्र की पेशकश की है। सीएम ममता ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हैं। ममता ने महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से काम पर लौटने का आह्वान किया। सीएम ममता बनर्जी ने मौजूद हालात के लिए माफी मांगी। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और ममता सरकार के बीच बैठक फिर नहीं हो सकी है। बैठक को लाइव प्रसारित करने की डॉक्टरों की मांग पर ममता ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए लाइव प्रसारण संभव नहीं है। तो अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है कि इस पूरे मामले के बाद 9 अगस्त की इस घटना के बाद से लगातार सियासत गरमाती जा रही है और अब इसके बाद में आज ममता बनर्जी अपने इस्तीफे की पेशकश कर रही है। इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, लगभग 1 महीने का पूरा वक्त निकल जाने के बाद अब ममता बनर्जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो माफी मांग रही है और इस्तीफे की पेशकश भी कर रही हैं। देखिए अरिंद्रो, ये कोई एहसास है कि नहीं ये बोलना मुश्किल है, ये बाद में समझ में आएगा। लेकिन जहां तक मैं पिछले 30 साल से ममता बनर्जी को देख रहा हूं, ये एक तरह की अपनी जो उनकी जो समर्थक है उनके लिए एक तरह की इमोशनल गैलरी शो है।
जो करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि स्थिति ऐसा बन गया है। जो सफाई उन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई विवादित है ये मामला, इसीलिए हम लाइव प्रसारण नहीं कर पाएंगे, इस बात को किसी ने समझने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ही सीधा लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है और आप एक विवादित मामले पर चर्चा में बैठ रहे हो, ये पब्लिकली आप बोल रहे हो कि एक विवादित मामले के ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार हुए थे, जो आंदोलन करते हुए डॉक्टर है, तो इसको सीधा प्रसारण में क्या मुश्किल है? उसका जो ये बटन है, जो कमेंट बटन है, उसको बंद रखने से ही फायदा। उन्होंने बताने की ये कोशिश किया कि हो सकता है कि सीजेआई के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई गलत बोल दे, तो इसका भी जवाब है कि आप कमेंट सेक्शन को बंद रखें। और इसका भी जवाब लोगों का तुरंत ये आने लगे है कि आपने अदालत को बारी बारी में गाली देना, ये आपकी तृणमूल कांग्रेस की संस्कार में है। जो भी मामला आपके खिलाफ राय होता है, आप गाली देते हो अदालत को, तो ऐसा स्थिति हुआ है। लेकिन फिर भी अरेंद्र, मैं ये कहता हूं कि ये पहली बार पिछले 13 साल में मैंने देखा और सुना कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा की पेशकश की है और हाथ जोड़े हैं। भगवान छोड़ के किसी के सामने पिछले 30 साल में मैंने ममता बनर्जी को इस तरह से हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा जो आज हमने देखा है। नरेंद्र, तो प्रशांतजीत, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो बंगाल की जनता है उसके द्वारा सड़कों पे उतरकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश जरूर भरी की जा रही थी टीएमसी के द्वारा, लेकिन जब जनता का एक आंदोलन है, ये बात अब ममता दीदी को समझ में आ गई और शायद उसी का दबाव है कि अब वो समझ रही हैं कि अगर वो इसके बाद भी इस प्रदर्शन को, इस गुस्से को नकारती रही तो ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक कहा हरेंद्र, किसी ना किसी जगह पे ये जो ईगो उनको रोक रहा था कि मैं आंदोलन से निकल के आया हुआ एक नेता हूं और मेरे को लाल आंखें दिखा रहा है, मेरे को कोई लाल आंखें नहीं दिखा सकता। लेकिन जब बंगाल के लोगों ने उनको लाल आंखें दिखा दिए हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, करीब 33-34 दिन से लाल आंखें दिखा रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बार बार इस बात को नकारने की कोशिश की, बार बार ये आरोप उन्होंने बाकी लोगों के ऊपर देने की कोशिश की, तो आखिर तक शायद उनको समझ में आया या वो समझने के लिए मजबूर हो गया है कि उनको मानना पड़ेगा, उनको हाथ जोड़ करना पड़ेगा, उनको इस्तीफा का पेशकश करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है कि उनका छोटी सी छोटी कोई भी मीटिंग हो, उसका लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है, आइदर उनकी अपनी पेज से, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की पेज से। तो डॉक्टर लोगों की तरफ से बताया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है, तो इसका क्यों नहीं। इसमें और एक छोटी सी बात मैं हरेंद्र कह दूं कि ये किसी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर के लिए काफी दुखद बात है कि चीफ मिनिस्टर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसी का कोई भरोसा नहीं रह गया, किसी का ये भरोसा नहीं रह गया कि विदाउट लाइव स्ट्रीमिंग अगर मीटिंग को किया जाए तो अंदर क्या होगा, शायद बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा, नहीं तो इसको डिस्टॉर्ट किया जाएगा। हरेंद्र, 2 चीजें प्रशांतजीत, एक तो ये कि ममता दीदी ने जो इस्तीफे की पेशकश की है, क्या इसको एक राजनीतिक एक कदम माना जाए, जो एक तरीके से गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश माना जाए। दूसरी चीज, जिस मुहाने पे अभी स्थितियां बनी हुई हैं कि डॉक्टर्स ने अब बात करने से मना कर दिया, जिन शर्तों के साथ वो आना चाहते थे वो शर्तें दीदी मानने को तैयार नहीं थी, अब यहां से आगे क्या अब कोई बात आगे बढ़ेगी, लाइव स्ट्रीमिंग की बात होगी, फिर उसके बाद मीटिंग होगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, आज के लिए मीटिंग नहीं है और ममता बनर्जी अपना यूनिलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अजीब सा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होता रहता है, जहां पे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करती है लेकिन वो मोनोलॉग करके निकल जाती है, कोई सवाल वैसे लेती नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि आगे से वो नहीं रहेंगे, किसी तरह से बातचीत अगर हो तो उसमें चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी या बाकी लोगों से बैठना पड़ेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पहली बात। दूसरी बात है कि राजनीति की जो बात आप कह रहे थे, इसमें 2 तरह की राजनीति ममता बनर्जी का है। एक तो है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग जो काफी मायूस होकर घर में बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, एनकरेज करने के लिए इस्तीफा की पेशकश। और दूसरी बात है, जो उनके खिलाफ गए हैं उनको ये दिखाना कि देखिए मैं इस्तीफा के लिए तैयार हो गया हूं, इसीलिए इस्तीफा की पेशकश। तो दोनों तरफ में 2 टारगेट ऑडियंस को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर की तरफ से शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुआ है और डॉक्टर की तरफ से बता दिया गया कि जो पुलिस कमिश्नर सबूत दबाने की काम किया है, जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट सबूत दबाने की काम किया है, बाकी जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड
डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इन्होंने सबूत जी। दबाने की काम किया है। वो लोग अगर रह जाए तो उसके बाद मीटिंग का क्या मतलब है? इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए। आनंद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आज के महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आज संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 80 वर्ष के उपलक्ष्य में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। पीएम के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर की अहम भूमिका निभाई है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और उससे पैदा मांग से इस क्षेत्र में संभावनाओं को विस्तार मिला है। प्रधानमंत्री ने एक दशक में इस क्षेत्र में हुई भारत में प्रगति का भी विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना से बदल रही भारत की तस्वीर को भी रेखांकित किया। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। प्रधानमंत्री ने आम नागरिक तक हवाई यात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन क्षेत्र का विस्तार रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम
पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का, उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से वो यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और ब्रेक हमें उस लोगे दिशा या में भी डिस्कशन पे जाएंगे? प्रयास करना चाहिए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ और तथ्यों से भी रूबरू कराते हैं जो प्रधानमंत्री ने आज इस मंच पे अपनी बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही? उन्होंने कहा, एक तरीके से जब संबोधन दिया तो उन्होंने दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने पर बधाई भी दी है, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन में तमाम बिंदुओं का जिक्र किया गया, उसको उन्होंने स्वीकार करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की ग्रोथ में एविएशन सेक्टर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, तो अपने आप में एविएशन एक ग्रोथ इंजन के तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। जल्दी से अगले पॉइंट पे आते उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत से लोगों को जोड़ने की जरूरत है, यानी कि कनेक्ट करने के लिहाज से एक बड़ी समृद्ध विरासत हमारे पास मौजूद है। क्षेत्र की संभावनाओं पर मिलकर काम करने की जरूरत है। किनको? तमाम देशों को मिलकर काम करना होगा, हम बेहतरी से काम कर पाएंगे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नेटवर्क बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है इस पूरे एविएशन के सेक्टर में। इसी तरीके से उन्होंने कहा, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह सेक्टर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जब हम कनेक्ट होंगे एक दूसरे को बेहतरी से समझ पाएंगे। बुनियादी ढांचे में निवेश की जरूरत पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, वक्त की मांग है। स्किल्ड मैन पावर और अपग्रेडेड तकनीक, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो और स्किल्ड मैन पावर हो, ये एविएशन सेक्टर की जरूरत है और इसमें हमें लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आम आदमी के लिए हवाई सफर सुलभ कराना होगा, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए कि आम आदमी के सपने भी हवाई सफर के पूरे हो सके। हवाई सफर को सुरक्षित और सस्ता बनाना और एक्सेसिबल बनाने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि लोगों को अफोर्डेबिलिटी के साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी भी मिल सके। भारत दुनिया के टॉप एविएशन इकोसिस्टम वाला देश है, जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन एविएशन का इकोसिस्टम एक तरीके से मौजूद है। ऐसा भारत का ढांचा तैयार अपने आप बना हुआ है। भारत के आम लोगों को हवाई सफर से जोड़ा गया है। ये बीते लगभग एक दशक में भारत में जो परिवर्तन हुए उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के माध्यम से रिफॉर्म किए गए, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, आम आदमी को उड़ान सेवा के साथ में जोड़ा गया है। नए एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं तो पुराने एयरपोर्ट्स का विस्तार किया गया है। छोटे शहरों टायर 2 और टायर 3 तक पहुंचे हैं, तो जो बड़े मेट्रो सिटी के पहले से एयरपोर्ट है उनका विस्तार किया गया, विकास किया गया है। भारतीय कंपनियों ने 1200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर फिलहाल अभी लगभग 1-1.5 साल के बीच में दिया। यह दिखाता है कि कैसे इंडियन एविएशन सेक्टर ग्रोइंग पाथ पे आगे बढ़ रहा है। रोजगार इस तरीके से बढ़े हैं। इसके अलावा भारत ने MRO पॉलिसी भी बनाई है, जो मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर पूरा होता है, जिसमें हवाई जहाजों को मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत पड़ती है। उसके लिहाज से भारत ने एक पूरी पॉलिसी बनाई और उसके हब के तौर पे विकसित होने के लिए भी भारत लगातार काम कर रहा है। छोटे शहरों में एविएशन सेक्टर से जो ग्रोथ हो रही है उसका असर छोटे शहरों की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है, उसको एक तरीके से फायदा मिल रहा है। तो विन विन सिचुएशन दोनों सेक्टर के लिहाज से और छोटे शहरों के लिहाज से भी है। एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए भारत तैयार हो रहा है, यानी कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन जो एयर मोबिलिटी के जो उदाहरण हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए भारत अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है, तैयार कर रहा है। एयर टैक्सी में ट्रैवल जल्द ही सच्चाई बनेगा और इसकी अफोर्डेबिलिटी भी हो, आम लोग इसको अफोर्ड कर सके, उस सच को भी स्वीकारते हुए हम जल्दी ही जमीन पे देखेंगे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात। भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, दुनिया का औसत 5%, यानी कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर भारत जो लगातार बात कहता है वो इस प्रकार के आंकड़ों से सिद्ध होती है कि कैसे भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डिजी यात्रा ऐप से भारत में यात्रा बहुत सुगम है, जहां पे फेस रिकॉग्निशन जैसी व्यवस्थाएं हैं। आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको उतनी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र के देशों को एक दूसरे के पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया और कहा कि हम मिलकर एक दूसरे से काम करें तो शायद बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि भगवान बुद्ध से जुड़े देशों के बीच में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत ने अपने तमाम राज्यों के बीच में एक बौद्ध सर्किट बनाया। ऐसे तमाम देश मिलकर एक ऐसा बौद्ध सर्किट बना सकते हैं। इसका फायदा सभी देशों को होगा और पर्यटकों को भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा। देशों को मिलाकर रूट्स को रीरूट करने की जरूरत है।
फ्रीक्वेंट फ्लायर्स किस रूट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर मिल बैठ के हम तय करें और रूट्स को रीरूट यानी फिर से डिजाइन किया जाए कि हम किन किन रूट्स को नया बना सकते हैं, किनको लागू कर सकते हैं। उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने एक तरीके से अपील के तौर पे किया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा हो या डेटा सुरक्षा, ये एक बड़ी चुनौती है और एविएशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं। हमें इस पर भी मिलकर सहयोग करने और काम करने की जरूरत है। वैश्विक साझेदारी, सूचना और तकनीक के आदान प्रदान और साझा करने से ही हम बेहतरी से आगे बढ़ पाएंगे। एविएशन सेक्टर में भी इस सब चीजों पर हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आकाश सबके लिए खुला हो और हर व्यक्ति उड़ने का सपना पूरा कर सके, ये एक तरीके से उनके संबोधन के आखिरी शब्द थे, जहां पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक असीम संभावनाएं सभी के लिए हो, सपने सबके पूरे हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संबोधन था और अपने आप में दिल्ली डिक्लेरेशन एक तरीके से अडॉप्ट किया गया। लेकिन कुछ और तथ्य आपको बताते हैं कि भारत में एविएशन सेक्टर की उड़ान किस तेजी से लगातार बढ़ रही है। घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार आज भारत बन के उभरा है दुनिया भर में। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए, विमानों की संख्या 400 से बढ़ के 800 हो गई है और ये अपने आप में लगातार बढ़ रही है। ये हमारी बढ़ती क्षमताओं का दिखाता है। 10 साल में हवाई अड्डे 74 से बढ़ के 157 हो गए। ये दिखाता है कि कैसे लगातार छोटे शहरों तक उड़ान की फायदा पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक से बढ़ी है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस किया गया है, उसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। इंडियन एयरलाइंस ने दिए 1200 विमानों के ऑर्डर, यानी कि जो इंडियन एयरलाइंस कंपनीज हैं उन्होंने 1200 से ज्यादा विमानों के ऑर्डर दिए। ये भारत की ग्रोइंग कैपेसिटी को दिखाता है कि कैसे तेज गति से भारत का एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है। 2023 में घरेलू यात्री 13 मिलियन से ज्यादा थे और ये बीते साल 14 मिलियन से ज्यादा हो गए। तो ये दिखाता है कि हर गुजरते साल के साथ में हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीट क्षमता के मामले में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार बन के उभरा है भारत। तो ये दिखाता है कि हम कैसे डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से एक बहुत बड़े दुनिया के प्लेयर बन के निकले हैं। घरेलू रखरखाव, मरम्मत, ओवरऑल MRO, इन सेवाओं में जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया है, क्योंकि MRO पॉलिसी जो बनाई गई है वो एक इकोसिस्टम तैयार करने की गुंजाइश देती है कि भारत इसका एक हब बन के उभर सके। PPP मार्ग से मौजूदा और नए हवाई अड्डों में निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी और सरकारी निवेश के माध्यम से भी हवाई अड्डों में किस प्रकार से निवेश को बढ़ाने की एक तरीके से पॉलिसी के साथ रिफॉर्म किए गए हैं। 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स बनाने का एक देश के तौर पर भी लक्ष्य रखा गया, यानी कि एयर स्पोर्ट्स भी भारत में तेज गति से हो सके, उस दिशा में भी आगे बढ़ने की बात की गई है। तो इसी विषय पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी टेस्ट।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे उस एविएशन समिट की जो कि दिल्ली में हुई थी, और इसी पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भी एशिया प्रशांत एविएशन समिट, एविएशन की संभावनाओं से विकास पर जोर, क्योंकि जो तमाम संभावना है उसके माध्यम से विकास पर कैसे जोर दिया जाए, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम देव दत्त जी, जो कि डायरेक्टर जनरल है सिविल एविएशन। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे, आपका हमारे साथ वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। सर, जो महत्वपूर्ण समिट हुई है, इसमें आज जो दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, इसमें क्या एक बड़े बिंदु हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि उस पूरे रीजन को एक तरीके से मददगार साबित होंगे एविएशन के क्षेत्र में? धन्यवाद। आज का ऐतिहासिक एडॉप्शन जो दिल्ली डिक्लेरेशन का हुआ है, ये बहुआयामी विकास पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र का एक तरह से इसको एंकर करता है। तो परिप्रेक्ष्य जरा मैं बताऊं कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो है वो नगर विमानन से जुड़े हुए सारे विश्व के क्षेत्रों में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग क्षेत्र है, और कोविड के पश्चात इस क्षेत्र में जो ग्रोथ की गति है वो प्री कोविड लेवल्स को पार कर चुका है। तो ग्रोथ विद सेफ्टी इस डिक्लेरेशन का कोर जो फिलॉसफी है, जो विचारधारा है वो है। और इसमें 39 एशिया पैसिफिक रीजन के जो विभिन्न देश हैं और उनके मंत्रीगण जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उनका एकमत विचार ये था कि इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन सेफ्टी के क्षेत्र में, एविएशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में, और ख़ास तौर से बढ़ती हुई ऑपरेशंस को देखते हुए एयर नेविगेशन सर्विसेज का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए जी, फ्लाइट रूट्स को ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, इन सब बिंदुओं पे काफ़ी विचार विमर्श विस्तृत तौर पे हुआ। इसके अलावा जो पहला कॉन्फ्रेंस बीजिंग में 2018 में हुआ था, उसके जो मुख्य बिंदु थे उनकी अनुपालना इस क्षेत्र के देशों ने किस हद तक अचीव किया, उसको भी इवैल्यूएट किया गया। और पुनः एक तरह से एक कमिटमेंट जॉइंट हाईएस्ट लेवल पे जी ये किया गया कि जो भी रिसोर्सेज इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो रिसोर्सेज हर एक देश अपने इंडिविजुअल लेवल पे कमिट करे, और जहां तक तकनीकी कोलैबोरेशन का सवाल है, एक रीजनल अप्रोच फॉलो किया जाए, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कुछ अच्छे देशों में है, जो एविएशन के डिफरेंट आइकाओ के जो बिंदु हैं जी, उस पे उनका कार्यान्वयन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसमें भारत भी है जी। वो कुछ छोटे देश जिनकी उतनी क्षमता नहीं है नगर विमानन के हर एक एलिमेंट को विकसित करने का जी, उनको भी उस लेवल पे लाया जा सके। सर, आपने कहा कि हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट देखने को मिला, और हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी भारत की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन ये कमिटमेंट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में, उस लिहाज से हम कैसे काम को आगे बढ़ते देखेंगे? जो नगर विमानन का पूरा इकोसिस्टम होता है, उसके तहत आईकाओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी पे प्रत्येक देश को ऑडिट करता है। तो ऑडिट के पश्चात उस देश के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर दिया जाता है जी। तो वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन स्कोर एक आपको संकेत देता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो जहां पे गैप्स होते हैं, उन गैप्स को अगले ऑडिट से पहले रिव्यू करके उन गैप्स को फिल करना होता है। तो इसके लिए कई देश जो है वो आईकाओ की मदद भी लेते हैं, और अन्य देश जो मदद करने की स्थिति में है तकनीकी तौर पे, कैपेसिटी बिल्डिंग, वर्कफोर्स का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी बल देकर इस बात को दोहराया जी।
कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूअसली आपके पूरे इंडस्ट्री की, उनके प्रैक्टिसेस की, चाहे वो ऑपरेशंस हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो एटीसी सर्विसेज हो, तो उस पे निरंतर एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन चलता है प्रत्येक रेगुलेटर के दौरान। और हर साल प्रशांत महासागर में एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है डायरेक्टर जनरल्स का जी, जिसमें इन सब बिंदुओं पे डिफरेंट स्टेट्स की क्या प्रोग्रेस है इसको इवैल्यूएट किया जाता है। जी सर, एक महत्वपूर्ण इसके चीज अलावा जी 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 इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज जो निकल के आई कि सारे जो देश हैं वो इनोवेशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो काफी तेजी से उभर के आ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया, एयर टैक्सीज और इलेक्ट्रिक वर्टिकल एंड टेक ऑफ व्हीकल्स जी, ड्रोन्स, तो इनका इंटीग्रेशन करंट ऑपरेशंस में सेफ तरीके से कैसे किया जाए, इस पे भी आपस में टेक्निकल ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स विभिन्न देशों के बने हैं, और उसके अनुसार ही जो सर्टिफिकेशन या रेगुलेशन का फ्रेमवर्क होता है जी, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इवॉल्व होता है। जी सर, एक चीज समझना ये भी चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि बीते लगभग एक दशक में भारत ने इस क्षेत्र में किस प्रकार से एक बड़े रिफॉर्म किए हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत बहुत तेज गति से, दुनिया से भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में हम बहुत बेहतरी से दुनिया में बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उड़ान जैसी योजना से रीजनल कनेक्टिविटी और आम आदमी के हवाई सफर का सपना पूरा हुआ। क्या बड़े बदलाव भारत में बीते एक दशक में रहे हैं आम व्यक्ति के नजरिए से? अगर आप पिछले 10 वर्षों का आकलन करें तो अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़ के 157 हुई है, डबल। और भी एम्बिशियस टारगेट्स आ गए हैं विकसित भारत के तहत, 350 एयरपोर्ट्स बाय 2047। और एयरपोर्ट्स अब ना केवल मेट्रो सिटीज में या मिनी मेट्रोज में हैं, बट टायर 2 और टायर 3 जो टाउन्स एंड सिटीज हैं वहां पे भी बहुत एपेटाइट हमें देखने को मिल रहा है एयरपोर्ट्स के लिए। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी भागीदार रहा है पीपीपी मोड में। उसके अलावा जैसे कि बताया गया, हमारे एयरलाइंस ने करीब 1200 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स बोइंग और एयरबस के साथ दिए विभिन्न एयरलाइंस ने। और एयरक्राफ्ट इंडक्शन का जो हमारा पेस है इस वक्त, वो 2023 में हाईएस्ट एवर एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुए हैं एक साल में, करीब 150 एयरक्राफ्ट। और इस साल जो है वो हम 150 एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा इंडक्ट करेंगे। तो डिमांड जो है ट्रंक रूट्स पे, मेट्रो रूट्स पे और छोटे शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जो उड़ान स्कीम से पूरी की जा रही है, उस एपेटाइट और उस डिमांड को केटर करने के लिए कैपेसिटीज जो हैं वो एयरलाइंस इंडक्ट कर रही हैं लगातार। तो हर 4 से 5 दिन में एक नया एयरक्राफ्ट जो है वो इंडक्ट होता है, वो डिप्लॉय होता है रूट्स में। और उसके साथ साथ एविएशन का जो बाकी इकोसिस्टम है, फ्लाइंग ट्रेनिंग का, मेंटेनेंस का, एमआरओज का, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और ग्रोथ रेट इनका जो है ये एट एन ऑल टाइम हाई है जी। तो ये बहुत एक रोचक समय है भारत में नागरिक उड्डयन के लिए। और इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस हमारे ये हैं कि ग्रोथ के साथ हम सेफ्टी भी इंश्योर करें और अफोर्डेबिलिटी आम नागरिक के लिए जो सरकार का उद्देश्य है जी, वो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, उड़ान से और बाकी इंसेंटिव से, जैसे एमआरओ में जीएसटी घटाया गया 18% से 5%, इन सारे एलिमेंट्स को हम बूस्ट करें। सर, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कुछ सुझाव भी दिए अपने संबोधन में, जैसे बौद्ध सर्किट के तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी, जो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। आपको लगता है कि इस प्रकार के सुझाव से भी एक बड़ा मोमेंटम मिलने की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि टूरिज्म और सिविल एविएशन की इतनी सिनर्जी है कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर और एक एनेबलर है। और भारत सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिससे आप परिचित होंगे, ये इनिशिएटिव बहुत समय से चला आ रहा है। तो सिविल एविएशन अब इसमें इंटीग्रेट अगर होता है
और इन सुझावों के हिसाब से बुथ सर्किट को हम कनेक्ट कर पाते हैं। एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स जो बायलैटरल्स हमारे हैं विभिन्न साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा बूस्ट इनबाउंड ट्रैवल के लिए भी होगा और आउटबाउंड ट्रैवल के लिए निश्चित तौर पे होगा। बिल्कुल, और निश्चित तौर से भारत उस दिशा में अग्रणी भूमिका न सिर्फ निभाएगा बल्कि नए प्रतिमान स्थापित करेगा। बहुत शुक्रिया विक्रम देवदत्त जी, डीजीसीए हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर यूपी से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीशों की तुलना माफियाओं से करने वाले बयान पर संत समाज काफी नाराज है। विभिन्न संत महात्माओं ने अखिलेश यादव के बयान पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं भाजपा ने भी अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर विवादित बयान देकर बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में मठाधीशों की तुलना माफियाओं से की है। दरअसल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मठाधीश और माफिया में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। इसे लेकर जहां एक और राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं संत समाज में भी भारी रोष है। संत समाज ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता सबक सिखाएगी। अब ये समझ लें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश निश्चित है। इन्होंने 2015 में जब संतों पर लाठियां भाजी तो इनका पार्टी तक पत्तों की तरीके से बिखर गई थी। सरकार की तो बहुत बात छोड़ दीजिए, अब ये फिर अनाप शनाप संतों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इनका पुनः विनाश होने वाला है। ये घातक है उनके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक समाज ये सोचता नहीं है, देखता नहीं है या इन टिप्पणियों को सुनता नहीं है। तो समय आने पर गुरूर तो रावण जैसे को भी नहीं रहे। जैसे रावण का अंत हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा। ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है, उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। समाजवादी पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं है कि मठ मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है। वो माफिया के मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ये दुखद है, समाजवादी पार्टी के DNA में अपराध है, माफिया है। और जब जब सपा पावर में आती है, हमेशा अपराधी संरक्षण पाते रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। सुल्तानपुर के मामले में भी पूरा पर्दाफाश हमारी पुलिस ने किया है।
भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग सद्भावना के मूल्यों का पालन करते हुए एकजुटता का परिचय देते हैं। ऐसे में अपने कड़वे बोल से धर्म को राजनीति का मोहरा बनाने वाले नेताओं पर सवाल उठना लाजमी है। विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद नजर डालते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। गणेश पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष के सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया और कहा है कि गणेश पूजा जैसी पवित्र मौके पर भी कुछ दल राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में उस समय के CGI के जाने की तस्वीरें साझा की और कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को CGI चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए। पूजा की ये तस्वीरें जब सामने आईं तो विपक्ष ने इस पर सियासत शुरू कर दी। इसके बाद भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। गणेश पूजा पर विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लापरवाही भरा बताया और कहा कि शीर्ष अदालत पर निराधार आक्षेप लगाना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इतना ही नहीं, भाजपा ने उस दौर की भी याद दिलाई जब तत्कालीन CJI बालकृष्णन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि ये सेकुलर है, न्यायपालिका सुरक्षित है। PM मोदी CJI के घर गणेश पूजा में शामिल हुए तो हे भगवान, न्यायपालिका भ्रष्ट है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों का अहंकार है, जो CJI की संस्था को राजनीति में घसीटते हैं। गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं, उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं, उस पे आपत्ति नहीं है। गणेश पूजा की तस्वीर सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सियासत तेज कर दी है, जबकि भाजपा कह रही है कि ये घुलना मिलना नहीं बल्कि शुद्ध रूप से गणपति पूजा थी। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूँ ये उचित नहीं होगा।
बहुत ही गंदी राजनीति है। इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को तूल देने में प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सामने आए। ये लोग न्यायपालिका की पवित्रता की दुहाई देते हुए नजर आए, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का कहना है कि इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसकी सराहना की जानी चाहिए। It is nothing wrong. Always, all chief justices have met all prime ministers since our independence. These people don't know the law and the rules. संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। दरअसल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सेपरेशन ऑफ पावर और कोऑपरेशन ऑफ पावर दोनों को अलग अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जनता को सही मायने में न्याय तभी मिल पाएगा जब दोनों मिलकर देश की भलाई के लिए काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के विवादित बोलों पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आरक्षण, संविधान, चुनाव आयोग, सिख समुदाय से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने बयान देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है, तो गुरुवार को भी भाजपा ने राहुल गांधी से देश विरोधी नैरेटिव गढ़ने को लेकर जमकर निशाना साधा। अपने अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां कहीं भी भाषण दिया, वहां उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोला जो देश की छवि को खराब करने वाला था या फिर सच्चाइयों से परे था। राहुल के इन बयानों के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी ने राहुल गांधी को देश विरोधी करार देते हुए गलत नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों में आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला तो संविधान के विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आम चुनाव को लेकर गलत बयानी करते हुए चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाए तो सिख समुदाय को लेकर भ्रामक बातें भी कहीं। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर विवादित बोल बोले तो चीन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते भी नजर आए। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद बीजेपी ने गुरुवार को एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को देश विरोधी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। झूठा प्रचार करना, झूठा नैरेटिव क्रिएट करना, ये उनकी आदत पड़ गई। चलिए, यहाँ आप देश में कुछ बोलते हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन विदेश में जाकर के देश की आलोचना करते हो, देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हो। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम अगर भारतवर्ष में फेयर प्ले होगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, हाथ तो लगाओ आरक्षण में। भारतीय जनता पार्टी बैठी है, इतनी हिम्मत मत करना। राहुल जी, आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखिए कि आखिरकार आप आरक्षण जो हटाना चाहते हैं, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। After spewing venom against Sikhs and after denigrating Indian institutions on foreign soil, now Rahul Gandhi has done the unthinkable, meeting anti-India elements like Ilhan Omar. This trip of Rahul Gandhi is nothing but a trip that is designed to rally anti-India forces. राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान जहां भारत की छवि खराब करने की कोशिश की तो भारत विरोधी मुहिम चलाने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की। ये वही सांसद हैं जो पीओके का दौरा भी कर चुकी हैं और भारत के खिलाफ बयान देती रहती हैं। राहुल गांधी की मौजूदा अमेरिकी यात्रा ही नहीं, बल्कि इससे पहले जब कभी भी राहुल विदेशी धरती पर बोलते हैं तो भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो
निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। वो बीते कुछ दिनों से निमोनिया की वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। PM मोदी समेत तमाम राजनीतिज्ञों ने उनके निधन पर शोक जताया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वो 72 वर्ष के थे। येचुरी दिल्ली के एम्स के ICU में भर्ती थे। उन्हें 19 अगस्त को तेज बुखार की शिकायत के बाद एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और कोई गंभीर बात नहीं थी। वहीं सीताराम येचुरी के परिवार ने उनके शरीर को शिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली स्थित एम्स को दान कर दिया है। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे राजनीति में सक्रिय रहे। इमरजेंसी के समय JNU में छात्र रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीताराम येचुरी साल 2015 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे। सीताराम येचुरी 1992 से CPI-M के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। इससे पहले सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद रहे। येचुरी 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI में शामिल हुए थे और 1 साल बाद वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीताराम येचुरी की मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री सीताराम येचुरी जी के निधन से दुखी हूं। वे वामपंथ के अग्रणी नेता थे और सभी राजनीतिक दलों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रभावी सांसद के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर सीताराम येचुरी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माकपा महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका निधन राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक क्षति है। मैं उनके परिवारजनों और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय को सहने की शक्ति प्रदान करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीताराम येचुरी की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री सीताराम येचुरी जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस दुख को सहन करने का साहस दें। Great loss for the entire communist left movement in the country. We had long association for decades. He was in student movement. I was in youth movement. सीताराम येचुरी जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया और बड़ा संघर्ष वाले व्यक्ति माने जाते हैं। अब उनके निधन पर मुझे बड़ा अफसोस है कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो समझ रखता था वो हमारे बीच में नहीं रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको नमन करता हूँ। श्री सीताराम येचुरी जी सिर्फ एक पार्टी के नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक योगदान था और उनकी कमी न केवल उनकी पार्टी को खलेगी, इस देश की राजनीति को खलेगी। सीताराम जी आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। उनके साथियों, हम सबको, उनके कॉमरेड्स, परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दे। सीताराम गढ़ना, सीताराम बनना आसान नहीं।
सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति के बड़े नामों में से एक थे। वामपंथी नेताओं के तौर पर उनकी अलग पहचान थी। वो हमेशा वामपंथी विचारधारा को लेकर आवाज उठाते रहे। गौरतलब है कि 2021 में येचुरी के पुत्र आशीष येचुरी का निधन कोविड के कारण महज 34 वर्ष की उम्र में हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।